नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देखते हैं करंट अफेयर्स एक नए कलेवर में। देखिए, 6 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने अपनी त्वरित मौद्रिक नीति जो जारी करी है, उसके अनुसार विभिन्न दरें क्या हैं। नकद आरक्षण अनुपात यह है 4.50%। अब देखिए, नकद आरक्षण अनुपात होता क्या है। नकद आरक्षण अनुपात वह होता है जिसमें जो कॉमर्शियल बैंक हैं अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास जमा करते हैं। उदाहरण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, और अगर उसकी कुल जमा पूंजी, उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि 50 करोड़ रुपए है, हालांकि बहुत कम है लेकिन आपको समझाने के लिए है, तो उस 50 करोड़ का 4.5% उतना धन उसको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये होता है नकद आरक्षण अनुपात। तो नकद आरक्षण अनुपात इस समय कितना है? 4.50%। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वो होती है कि जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देते हैं और उस पर जो ब्याज लेते हैं उसको बैंक दर कहा जाता है। तो बैंक दर इस समय कितना है? 6.75%। रेपो दर क्या होती है? रेपो दर भी वही होती है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं। तो अब आप कहेंगे कि साहब, बैंक दर और रेपो दर में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही है। बैंक दर जो है वो एक लंबे समय के लिए होता है, लेकिन रेपो दर त्वरित शॉर्ट टर्म के लिए ऋण होता है। अब रिवर्स रेपो क्या है? जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं और उनको ब्याज लेना होता है, तो ये देखिए, आरबीआई लेता ज्यादा है और देता कम है। हमेशा रेपो दर ज्यादा होगी और रिवर्स रेपो कम होगी। परीक्षा भवन में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सांविधिक तरलता अनुपात ये आपका 18% है। तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है कि रिजर्व बैंक के अनुसार जो मौद्रिक नीति है 6 अक्टूबर 2023 की स्थिति, तो जो आपकी परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में जो 11 फरवरी 2024 को परीक्षा होगी, उसमें इन्हीं आंकड़ों के साथ आपको परीक्षा देना है। एक बार फिर से देख लीजिए, नकद आरक्षण अनुपात 4.50%, बैंक दर 6.75%, रेपो दर 6.50, रिवर्स रेपो 3.35, सांविधिक तरलता अनुपात 18%। केंद्रीय बजट 2023-2024, इसमें जो सबसे बड़ा घाटा होता है वो फिस्कल डेफिसिट का होता है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल नहीं बोल रहा हूं मैं, FIS, फिस्कल, राजकोषीय घाटा, वो कितना है? 5.9%। तो बजट 2023-2024 के अनुसार राजकोषीय घाटा 5.9%, जिसको उसके बाद राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट 2.9%, प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट वो 2.3%। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आपको ग्रेटर देन और लेस देन में अगर आता है तो फिस्कल डेफिसिट ग्रेटर देन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बजट घाटे में सबसे बड़ा घाटा किसका होता है, तो वो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है। तो ये कितना है? 5.9%। सेकंड नंबर पे रेवेन्यू डेफिसिट है 2.9%, थर्ड पे आपका प्राइमरी डेफिसिट है 2.3%। व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो जो बजट बनाया गया तो उसमें जो खर्चा हो रहा है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसमें खर्च कर पा रही है? तो वो ब्याज एवं ऋण सेवा भुगतान। तो जितना ऋण लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके ब्याज में और उसके ऋण की जो अदायगी भी हो रही है उसमें सबसे बड़ा खर्च हो रहा है 10,79,971 करोड़ रुपए, 10,79,971 करोड़ रुपए। देखिए, वित्त आयोग के बारे में आप जान लीजिए। फाइनेंस कमीशन ये एक संवैधानिक आयोग है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है,
तो बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। अब ये संवैधानिक क्या होता है? जिसका वर्णन संविधान में है उसको संवैधानिक कहा जाता है, और जिसका वर्णन संविधान में नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक कहा जाता है। एक शब्द ये भी होता है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि जो संविधान की भावना के विपरीत हो। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो थे वो एनके सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। केंद्र के विभाजनीय करों में से राज्यों को वितरित अंश की सिफारिश। तो 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के द्वारा जो विभाजनीय कर हैं उनको कितना हिस्सा देने की बात कही है? तो 41%। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो अरविंद पनगड़िया साहब हैं। अरविंद पनगड़िया। तो पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो आपके केसी नियोगी साहब, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। देखिए 11 फरवरी को आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, 17 मार्च को यूपीपीसीएस की प्रस्तावित परीक्षा है, और अन्य जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो परीक्षा के बाद आप मिला लीजिएगा उसे। देखिए कुल विदेशी ऋण भारत पर कितना है? तो 629.1 अरब डॉलर। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अनुसूचित निजी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 21 है। एक बार फिर से देखिए, जून 2023 तक भारत के ऊपर कितना ऋण था? तो 629.1 अरब डॉलर। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? वो 11 है। अनुसूचित निजी बैंक कितने हैं? वो 21 हैं। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, महारत्न कंपनियों की संख्या नहीं बल्कि नवरत्न कंपनियों की संख्या। तो इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या, इस समय नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है, नवरत्न कंपनियों की संख्या वो हो गई है 16। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वो मित्रों है 16। तो एक बार फिर से देखिए, कुल विदेशी ऋण 629.1 अरब डॉलर, राष्ट्रीयकृत बैंक 11, अनुसूचित निजी बैंक 21। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में जो सबसे बड़ा, या यूं कह लीजिए कि जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, और उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। क्या आपको मालूम है मित्रों कि केंद्रीय बैंकों की मां किसे कहा जाता है? मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। आपको मालूम होगा कि जिस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस दरमियान भारत से 20 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया था, तब जाकर के भारत को विदेशी मुद्रा मिली थी। और ऐसी स्थिति में हमारा 20 टन सोना ये बैंक ऑफ इंग्लैंड गया था, और उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। दुर्भाग्यवश श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई लोकसभा चुनावों के दौरान, और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं। 1991 नई आर्थिक नीति घोषित की गई, जिसके तहत भारत के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए, और विदेशी मुद्रा का प्रवाह इतनी तेजी से हुआ कि आज हमारे पास आप देख लीजिए
कि ऋण ही 629.1 अरब डॉलर। तो ये कहां से आया? ये उसी फ्री ट्रेड पॉलिसी से आया मित्रों। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को और रांची से शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। और आपको यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे परंपरागत कारीगर और शिल्पी हैं उनके लिए योजना है, और इसमें कुल मिलाकर 18 प्रकार के कारीगर और शिल्पी शामिल किए गए हैं। 18 प्रकार हैं इसमें कारीगर और शिल्पियों के, जैसे सुनार है, बढ़ई है, मोची है, नाई है, इस तरीके के जो लोग हैं इनमें शामिल किया गया है। तो कुल कितने प्रकार हैं इसमें? तो 18 प्रकार के स्किल इसमें शामिल किए गए हैं कारीगर। अमृत धरोहर योजना, ये 1 फरवरी 2023। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 रांची से शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। और अमृत धरोहर योजना 1 फरवरी 2023 को। देखिए मित्रों, ये कुछ चुने हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, और इस तरीके से करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी सब हम आपके लिए लाएंगे। आप एक काम अवश्य करिए कि अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। क्यों? क्योंकि आप परीक्षा के समय लगातार इतने वीडियोस का रिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।